नमस्कार, न्यूज़ बज़ के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत। आप सबके साथ फिर एक और खबर साझा करने के लिए इस न्यूज़ बज़ के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं। और आज जहां चर्चा चल रही है यूनियन बजट की, वहीं चर्चा में एक और विषय है रतन टाटा और जे.आर.डी. टाटा द्वारा निर्मित एक ऐसी कंपनी जिसे भारत सरकार ने खरीदा और अब आज वापस वो टाटा ग्रुप के पास लौट चुकी है। हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया की और ऐसी एयरलाइंस की जिसे जे.आर.डी. टाटा ने तो शुरू किया, लेकिन रतन टाटा ने उसे वापस सरकार से खरीद लिया। क्या रही इसकी पूरी कहानी और कैसे ये जे.आर.डी. टाटा का एक सपना जो था वो कैसे बदल गया एयर इंडिया में और कैसे एयर इंडिया से वापस वो टाटा ग्रुप में वापस आ रहा है, ये सारी बातें आज आपके साथ साझा करने के लिए हम न्यूज़ बज़ के माध्यम से आपके साथ जुड़े हुए हैं। और आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज तो फ़्लाइट्स शुरू हो गई हैं एयर इंडिया के अंडर टाटा ग्रुप। तो अब जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं शायद ये भी आंकलन लगाया जा रहा है कि इसका नाम दोबारा से बदला जाएगा, लेकिन फ़िलहाल फ़्लाइट्स एयर इंडिया के नाम से ही चल रही हैं। और आज आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो ग्रुप है ये कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी तरक्की की ओर वापस जाएगा। नेशनल करियर जो ये है, ये एक नेशनल कैरियर, इसको हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारत में ये एक नेशनल कैरियर के तौर पर इस एयरलाइंस को यूज़ किया गया है। जे.आर.डी. टाटा के दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान, उनके जीवन के दौरान जब उन्होंने ये शुरू की थी एयरलाइंस, तो इसे एक नेशनल कैरियर के तौर पर यूज़ किया गया था। कैसे यूज़ किया गया था वो आपको हम आगे बताएंगे। पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि कल यानी गुरुवार को इस नेशनल कैरियर एयर इंडिया को वापस से ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर इसे कागज़ों के समेत सौंप दिया गया है टाटा ग्रुप को। और ये जो टाटा ग्रुप के साथ इनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पूरे जितने भी हमारे प्रकरण हैं, जितने भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जितनी भी प्रोसीजरिंग है, उस सब को ध्यान में रखते हुए इसकी डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट कर दिया गया है और अब इसको नेशनल करियर को वापस से टाटा ग्रुप के हाथों में सौंप दिया गया है। अब ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस हुई है, ये जो बिक्री हुई है दोबारा से टाटा ग्रुप के पास, जो ये एयर इंडिया की एयरलाइंस गई है, इसकी बिक्री जो है ये जाहिर तौर पर अगर आप एक कंपनी खरीद रहे हैं तो आपका अपना कंपनी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब टाटा ग्रुप आप सोचेंगे कि एक ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड वेल नोन्ड इंटरनेशनली रिनोन्ड कंपनी है जो इंटरनेशनल मार्केट में अपना परचम फहरा चुकी है, लेकिन एयरलाइंस को खरीदने के लिए उनका अपना एक एयरलाइन कंपनी होना चाहिए जो कि उनके पास ऑलरेडी जे.आर.डी. टाटा के टाइम से रहा है, लेकिन वो किसी कारणवश कार्यकारी रूप में सामने नहीं था। तो 2021 में सरकार और टाटा ग्रुप के बीच में ये वार्तालाप हुआ कि इस तरह का जो एक हैंडिंग ओवर है, ऑफिशियल हैंडिंग ओवर टू बैक टू टाटा ग्रुप, ये एयरलाइन वापस टाटा ग्रुप के पास ऑफिशियली जाए, इसकी बातचीत जो है वो 2021 में शुरू हुई थी। और कहीं जाकर के अक्टूबर 2021 में सरकार ने ये सोच लिया कि अब हम इस एयरलाइन को, एयर इंडिया को वापस से टाटा ग्रुप को सौंप देंगे। लेकिन उसके लिए टाटा ग्रुप के पास में जो उनकी एयरलाइन कंपनी थी, हालांकि वो रिन्यूड कंपनी थी, लेकिन उसकी प्रोसीजरिंग, वर्किंग प्रोसीजरिंग जो थी, वर्कफोर्स की स्ट्रीमलाइनिंग पोजीशंस जो थी, उसको क्लियर करने के लिए और उसकी कानूनी जो प्रकरण है, प्रोसेस है, उसको पूरा करने के लिए, और साथ ही साथ में उनकी कंपनी के साथ जो भारत सरकार का टाई अप होना था, उसके कानूनी प्रोसेस में थोड़ा समय लगा। और कल यानी गुरुवार को ये जितना भी प्रोसेस था ये पूरा कंप्लीट हुआ और आधिकारिक तौर पर सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए की राशि के में इस एयरलाइन को वापस टेलिस प्राइवेट लिमिटेड, यानी जो टाटा ग्रुप का कोर एयरलाइन ग्रुप उन्होंने शुरू किया था, टेलिस प्राइवेट लिमिटेड, जो उनका अपना पर्सनल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था एयरलाइंस का, उसे वापस से सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए की लागत से इस कंपनी को बेच दिया है। तो अब एयर इंडिया 18,000 करोड़ की लागत से टाटा ग्रुप के टेलिस प्राइवेट लिमिटेड के साथ में जुड़ चुकी है और टेलिस प्राइवेट लिमिटेड के अंडर ही ये काम करेगी।
अब ये जो टेलेस प्राइवेट लिमिटेड है, ये इनका सब्सिडरी ग्रुप है, टाटा ग्रुप का ही एक सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी है जो एयरलाइंस के साथ में और एयरलाइनिंग सर्विसेज के साथ में जुड़ी हुई थी। आधिकारिक तौर पर अब टाटा ग्रुप की टेलेस कंपनी जो है वो एयर इंडिया की मालिक है। अब आपको बता दें कि जे.आर.डी. टाटा जो है, उन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना जो है वो 1932 में की थी। 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने इस एयरलाइंस को स्थापित किया था, लेकिन उन्होंने इसे स्थापित किया था अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपनी कंपनी के पर्सनल यूज़ के लिए, क्योंकि उस समय जे.आर.डी. टाटा को बाहर जाना पड़ता था, विदेश जाना पड़ता था, और विदेश यात्रा का जो है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रूट भारत के पास उस समय उपलब्ध नहीं था। हमें समंदर के रास्ते से जाना पड़ता था और उसमें बहुत सारा समय गुजर जाता था, टाइम निकल जाता था और कंपनी का काम जो है वो रुक जाता था कहीं ना कहीं पे जाके। तो जे.आर.डी. टाटा ने अपने टाटा एयरलाइंस को 1932 में इसकी स्थापना की, और उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय ये भारत के लिए, और क्योंकि आप सब जानते हैं कि उस समय ब्रिटिश राज था और उस समय भारत की ये एयर इंडिया की कंपनी जो टाटा एयरलाइंस की थी, ये यूज़ की गई एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी सर्विसेज के लिए। जिस समय ये वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उस समय रॉयल एयरफोर्स जो थी हमारी, उसकी मूवमेंट को सफाइस करने के लिए, उनकी मूवमेंट को आसान बनाने के लिए और उनकी मूवमेंट्स के लिए, उनकी सर्विसेज के लिए, उनकी जिसे हम कहते हैं, जैसे आज हम अपने एयरफोर्स के अपने पैरा कमांडोज़ को और पैरा एयरक्राफ्ट्स को यूज़ करते हैं अपने बचाव के लिए, सुरक्षा कार्यों के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए और मेडिकल एड्स प्रोवाइड करने के लिए और उसके बाद मूवमेंट्स के लिए। इसी तरह से उस समय वर्क फोर्स के लिए भारत सरकार की ओर से ब्रिटिश राज्य ने रॉयल एयरफोर्स के लिए जो है इसे इस्तेमाल किया, इस कंपनी को, और ट्रूप की मूवमेंट के लिए इसे इस्तेमाल किया गया था, शिपिंग सप्लाईज़ के लिए इसे इस्तेमाल किया था, रेफ्यूजीज़ के वापस लाने के लिए, उनके रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए और उनके मेंटेनेंस के लिए, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए इसे यूज़ किया गया था। अब ये तो बात हुई, फिर जब इंडियन इंडिपेंडेंस हुई 1947 में, तो इसी एयरलाइन को 49% ऑफ दिस एयरलाइन जो टाटा एयरलाइंस थी, टाटा ग्रुप के अंडर काम कर रही थी। क्योंकि रॉयल फोर्स इसे यूज़ कर चुकी हुई थी, तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं सरकार की एंटिटी में आने लगा था और काफ़ी ब्रिटिश कार्यों के लिए, काफ़ी उस समय भारत के कार्यों के लिए और ब्रिटिश मूवमेंट्स के लिए इस एयरलाइन को यूज़ करना शुरू किया गया था। और जब इंडिपेंडेंस हमें मिली थी भारत को, जब स्वतंत्रता हासिल हुई थी 1947 में, तो इस एयरलाइन का 49% जो है इस एयरलाइन का, वो भारत सरकार ने ले लिया था, अपने पास रख लिया था। और 1948 में इसका आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी गई थी कि इस एयरलाइन का जो 49% शेयर है वो भारत सरकार के पास है। तो उस हिसाब से भारत सरकार की जो है वो भागीदारी इस एयरलाइन को उपयोग करने में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इसे एक लिमिटेड कंपनी की तरह से, पब्लिक एंटिटी की और तरह इसे यूज़ किया गया और भारत सरकार ने इसे एक पब्लिक एयरलाइन बना करके, भारत सरकार की पब्लिक एयरलाइन बना करके इसे उपयोग में लाना शुरू किया। 1953 की बात करें तो इंडियन जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक एयर कॉरपोरेशन एक्ट जो है उसे पारित किया और उसे पास करने के बाद, इस बिल के पास होने के बाद, ये एक्ट जब लागू किया गया तो एयर इंडिया का जो मेजॉरिटी स्टेक है वो टाटा सन्स से खरीद लिया गया अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय जे.आर.डी. टाटा एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इस एयर कॉरपोरेशन एक्ट के माध्यम से एयर इंडिया के जो मेजर स्टेक्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आ गए और मेजर शेयर होल्डर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन गया और उसके बाद इसी एक पब्लिक एंटिटी, पब्लिक कंपनी की तरह इसे यूज़ किया गया और इसे एक पब्लिक एयरलाइन बनाया गया भारत के लोगों की, भारत की जनता की सुविधा के लिए। और तब से लेकर के आज तक एयर इंडिया काम करती आ रही है, अपनी एयर सर्विसेज देती आ रही है। लेकिन इस दौरान, इस पूरे
जो हमारे समय अवधि है 1953 से लेकर के अब तक की, इस अवधि में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरलाइंस की बात हुई और भारत सरकार ने प्राइवेटाइज करने की कोशिश की एयर इंडिया को भी। तो इंडियन एयरलाइंस जो हैं उनका ग्रुप भी इसमें शामिल हो गया और इंडियन एयरलाइंस के साथ में भागीदारी में इसको चलाया गया। लेकिन धीरे धीरे ये देखा गया कि एयर इंडिया की जो हमारी मेजर स्टेक होल्डिंग है, जो पब्लिक एंटिटी इसे यूज़ किया जा रहा है कमर्शियल पर्पसेस के लिए, जो इसे हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं लॉसेस देखने को मिले, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गई थी एयरलाइंस की और प्राइवेट कंपनीज़ बहुत सारी आ गई थी। अभी भी आपके यहाँ पे भारत में कई प्राइवेट कंपनीज़ उपलब्ध हैं जो नॉमिनल रेट्स में बेहतर सुविधाओं के साथ बेहतर जगह पर और दूर दूर के जो डिस्टेंसेस हैं उसको कवर कर रही है। हालांकि एयर इंडिया ने अपनी पहली फ़्लाइट जब टाटा ग्रुप के अंडर ली थी तो वो हीथ्रो एयरपोर्ट तक ली थी। उन दिनों नया नया हीथ्रो एयरपोर्ट बना था और पहली फ़्लाइट जो है भारत की इंटरनेशनल फ़्लाइट ब्रिटेन गई थी, हीथ्रो एयरपोर्ट उतरी थी। और तब से लेकर के आज तक एयर इंडिया के माध्यम से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी चलती आ रही हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी चलती आ रही हैं। और ये जितनी भी एयर फ्लाइट्स हैं ये नॉमिनल रेट्स पर चलती आ रही हैं और बेहतर सुविधाओं के साथ ही चलती आ रही हैं। लेकिन जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर एयरलाइंस में बढ़ा, वैसे वैसे आप कहें कि एक एक्सचेंज ऑफ एयरलाइन सर्विसेज जो है फ्रॉम मिडल ईस्ट, फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज़, फ्रॉम एशियन कंट्रीज़, ये सब मिक्सचर और अमेलगमेशन होते होते एयरलाइन सर्विसेज में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई और बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में बहुत ज़्यादा ऐसे पैरामीटर्स और जुड़ गए इस एयरलाइन सर्विसेज के साथ कि एयर इंडिया की जो बेसिक ट्रेडिशनल अपनी पैरामीटर्स थी वो कहीं ना कहीं फॉल बैक करती गई और कहीं ना कहीं एयर इंडिया जो है वो लॉस में जाती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन अब जो है 2021 में ये कवायद शुरू की गई थी। मैंने आपसे पहले भी साझा किया कि 2021 में ये प्रोसेस शुरू किया गया कि टाटा एयरलाइंस वापस इसे ख़रीद ले और एयर इंडिया वापस से टाटा ग्रुप का एक हिस्सा बन जाए। और लगभग 70 साल का समय अब बीत गया है और अब आफ्टर अ मेजर setback of 70 years, this airline comes back to its parent company, to its parent shareholder, parent stakeholder टाटा ग्रुप। और टाटा ग्रुप के साथ अब इस बार जो साइन किया गया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और या जिसे आप कहें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक फ़्लाइट एंड इंटरनेशनल फ़्लाइट शेयर होल्डिंग टाटा ग्रुप को वापस जो दिया जा रहा है ये रतन टाटा के माध्यम से हुआ है और उन्होंने इस पैक्ट को साइन किया है। और अब एयर इंडिया जो है बाकायदा तौर पर अंडर टाटा ग्रुप फ़्लाइट्स ऑपरेट कर रहा है। और आपको बता दें कि टाटा ग्रुप की जो पहली फ़्लाइट है आज अंडर एयर इंडिया की पहली फ़्लाइट टाटा ग्रुप के माध्यम से जो आज पहली फ़्लाइट चली थी, उस फ्लाइट में जो पहला हमारा क्रू का एक हम जब भी एयरलाइंस बोर्ड करते हैं तो हमें हमारे एयरलाइन कैप्टन्स या हमारे ग्रुप कैप्टन्स जो हैं, ट्रूप कैप्टन्स जो हैं, वो हमें एक बधाई संदेश देते हैं, एक वार्म विश वेलकम करते हैं। तो ये वार्म विश जो है आज टाटा ग्रुप की ओर से वेलकम की गई थी और एक हिस्टोरिकल फ़्लाइट इसे कहा गया था जो पहली फ़्लाइट चली थी टाटा ग्रुप के माध्यम से। तो ग्रुप कैप्टन ने, ट्रूप कैप्टन ने और फ्लाइट कैप्टन ने जो पहला संदेश दिया था अपने यात्रियों को, उसमें यही कहा गया था कि इस ऐतिहासिक फ़्लाइट में आप सभी का स्वागत है। और एक इतिहास फिर रचा गया। लगभग 7 दशकों के बाद वापस टाटा एयरलाइंस के पास, टाटा ग्रुप के पास एयर इंडिया आ चुकी है और पेरेंट कंपनी के पास वापस किस तरह से अब ये एयरलाइन ग्रूम करेगी अपने आप को, क्योंकि टाटा ग्रुप ने जो अपना संदेश एज कैप्टन पहला दिया है इस पहली हिस्टोरिक फ़्लाइट में, उन्होंने यही कहा है वेलकम टू द चेंजिंग फेस ऑफ एयर इंडिया एंड चेंज ऑफ एयर इंडिया। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अब आने वाले समय में एयर इंडिया किस तरह से चेंज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को और भारत की ये कमर्शियल फ़्लाइट अंडर टाटा ग्रुप किस तरह के चेंज ओवर्स को इस्तेमाल करके अपनी एयरलाइंस की सर्विसेज को और बेहतर बनाती है। ये थी हमारी टाटा एयरलाइंस यानी एयर इंडिया की जो वापसी है उसकी बात। एयर इंडिया अब टाटा ग्रुप के पास वापस आ गई है, इसकी बात किस तरह से प्रोसेसिंग हुई ये हमने आप सबसे साझा किया।
और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इस समय चर्चे में है वो है यूनियन बजट। और आप सब जानते हैं कि 1 फरवरी को हमारी वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण, ये यूनियन बजट जो है ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की तरह इसे फिर फ्लोर पर रखेंगी, पार्लियामेंट में रखेंगी। और यूनियन फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर एन सीतारमण अपना पहला पेपरलेस यूनियन बजट प्रेजेंट करेंगी। आपने सोचा होगा कि मैंने पेपरलेस पे क्यों इतना स्ट्रेस किया। देखिए, भारत नए भारत की उम्मीद लेकर चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत की उम्मीद पर चल रहा है और कहीं ना कहीं कोशिश ये कर रहा है कि हमारे जो ट्रेडिशनल स्टॉन्च चीज़ें थी जिनको लेकर के हमें प्रक्रियाओं में, प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा समय निकल जाता था, उन समय को थोड़ा सा कम करें, उन प्रक्रियाओं को थोड़ा हम ईज़ करें। और ईज़ ऑफ बिजनेस की आजकल भारत बात करता है, आत्मनिर्भरता की भारत बात करता है और टेक्नोलॉजी के साथ चलने की भारत बात करता है। तो इस पूरी कवायद में पहली बार ऐसा होगा कि यूनियन बजट जो है एक कंप्लीटली पेपरलेस फॉर्म में दिया जाएगा और प्रेजेंट किया जाएगा। और पहली बार यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमण ये पेपरलेस अपना प्रेजेंट करेंगी यूनियन कैबिनेट के सामने, यूनियन मिनिस्ट्रीज के सामने अपना यूनियन बजट। और लगातार चौथी बार बजट सामने रखेंगी वो कैबिनेट के। और ये जो यूनियन बजट है इस बार पेपरलेस होने के साथ साथ में आप सभी के मोबाइल फ़ोन्स पर, स्मार्टफोन्स पर, एंड्रॉयड फ़ोन्स पर, iOS फ़ोन्स पर, सब पर ये उपलब्ध होगा, वेबसाइट्स पर उपलब्ध होगा। और यूनियन बजट 2022-23 जो है ये मोबाइल ऐप के ज़रिए प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट में। तो पेपरलेस फॉर्म जो है ये केवल एक टैब के माध्यम से नहीं प्रेजेंट किया जाएगा, ये एक ऐप के माध्यम से प्रेजेंट किया जाएगा। वहाँ मौजूद सभी पार्लियामेंटेरियंस के मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर ये ऐप इंस्टॉल हुआ होगा और उसी ऐप के माध्यम से जब निर्मला सीतारमण इस बजट को पढ़ेंगी तो वो अपने अपने डेस्क पर बैठकर, उन्हें कागज़ फरोलने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कागज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, कागज़ों में झांकने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक क्लिक और एक स्क्रॉल के साथ वो इस यूनियन बजट को पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे सीधे अपने मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए अपने डेस्क के ऊपर। और मोबाइल बजट ऐप जो है ये यूनियन बजट मोबाइल ऐप के नाम से ये ऐप उपलब्ध होगा और इससे इजी और क्विक एक्सेसिंग होगी बजट की। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात जिसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी की, ये सार्वजनिक कर दिया जाएगा यूनियन बजट। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ट्रांसपेरेंसी जो है ये हमारी केंद्र सरकार कोशिश कर रही है लाने की। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली अपने आप में मानी जाएगी जब इस तरह के प्रोसेसिंग शुरू होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बजट जो है एक बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं एक, जिसे हम कहते हैं ना आम भाषा में, एक पोथी जैसी बन जाया करती थी बजट की। और उस बजट को आंकना बहुत मुश्किल हो जाता था क्योंकि बहुत समय लग जाता था इसको देखते हुए, पढ़ते हुए, कागज़ ऊपर नीचे करते हुए, और कहीं ना कहीं कोई कागज़ छूट जाने की एक आशंका रहती थी, कोई ना कोई एक ऐसा क्लॉज अनपढ़ा रह जाता था, अनसुना रह जाता था जिसके ऊपर कार्यवाही करने में आगे जाके मुश्किल होती थी, समझना जिसे मुश्किल होता था और जिसकी वजह से आगे जाकर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती थी। तो अब आप एक क्लिक के माध्यम से, एक वर्ड और एक क्लिक के माध्यम से इन सभी आशंकाओं को दूर कर सकते हैं। इस सब तरह के संशय जो हैं ये यूनियन बजट मोबाइल ऐप के माध्यम से जो है ख़त्म हो जाएंगे और एक मेजर चेंज आएगा हमारी यूनियन बजटरी में जो कि ट्रांसपेरेंसी और सार्वजनिकता लेकर के आएगा। और इस मोबाइल ऐप को जो है बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में इसे रखा गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये उपलब्ध होगा। और ये एंड्रॉयड फ़ोन्स पर भी आप ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे जब ये प्रेजेंट हो जाएगा एक बारी पार्लियामेंट में उसके बाद। और iOS प्लेटफॉर्म्स पर भी ये उपलब्ध होगा। और एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होने का मतलब है कि घर बैठकर आप अपने स्मार्ट टेलीविज़न के माध्यम से इसे देख सकेंगे, इसे पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। आप अपने मोबाइल फ़ोन्स के माध्यम से इसे कहीं भी आते जाते चलते फिरते मोबाइल रूप से पढ़ सकते हैं। और मोबाइल ऐप जो है यूनियन बजट का, यूनियन बजट वेब पोर्टल के माध्यम से यूज़ होगा। यहाँ से ये आप इसे मोबाइल ऐप को जो है ये
डाउनलोड कर सकेंगे। तो यूनियन बजट वेब पोर्टल अपने आप में एक और उपलब्धि कि यूनियन बजट जो है एक वेब पोर्टल के माध्यम से आपको यूनियन बजट की जुड़ी हुई जानकारी और उससे जुड़ी हुई आगे की जितनी खबरें होंगी वो वेब पोर्टल के माध्यम से, यूनियन बजट के वेब पोर्टल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी और इसी वेब पोर्टल के माध्यम से आप इस ऐप को डाउनलोड भी कर पाएंगे। जितना भी ये डॉक्यूमेंटेशन बजट का होगा ये सारे का सारा जो है इस ऐप में, इस यूनियन बजट मोबाइल ऐप में उपलब्ध होगा। सिर्फ आपने डाउनलोड करना है वेब पोर्टल पर जाकर के। यूनियन बजट वेब पोर्टल पर यूनियन बजट मोबाइल ऐप जो है ये प्रॉपरली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इस डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई हर कोई माइन्यूटेस्ट जानकारी से लेकर के मेजर जानकारी तक आप इस मोबाइल ऐप के ज़रिए उपलब्ध कर पाएंगे अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स पर, अपने अपने स्मार्ट टेलीविजन्स पर और कहीं भी बैठ करके। लेकिन सबसे पहले ये बजट जो है 1 फरवरी को दिया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा, सामने रखा जाएगा यूनियन मिनिस्ट्री के सामने, यूनियन कैबिनेट के सामने, और ये देश के सामने सिर्फ पार्लियामेंट में पहले आएगा मोबाइल ऐप के ज़रिए और उसके बाद ये सार्वजनिक किया जाएगा आम जनता के लिए भी, ताकि आम जनता को यूनियन बजट की ज़्यादा समझ आ सके और सब अपने अपने नज़रिए से इसे पढ़कर अपने नज़रिए से समझ सकें और उन्हें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत ना पड़े। तो ये 2 जानकारियाँ आज जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हैं, कल दोपहर से जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हैं और जिनके बारे में आप सबको जानकारी देना उचित समझता है द न्यूज़ नाउ। तो न्यूज़ बज़ में आज इन 2 महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मुझे यानी बिंदिया को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। न्यूज़ बज़ के अगले अंक में आप सबके साथ फिर होगी मुलाकात। टिल देन, दिस इज़ बिंदिया टिक्कू साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।